सो हेलो गाइस। देखिए, जो हमने पीवाई की सीरीज यहाँ पे चलाई है उसमें आज का जो है ये 6th एपिसोड है। इसके पहले हमने यहाँ पे 5 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी अभी नहीं देखे हैं जाकर के उसको देख लें सबसे पहले, उसके बाद ये वाली सीरीज आप देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। क्योंकि पीवाईक्यू का बहुत ज़्यादा रोल होता है। कई सारे क्वेश्चंस आप देख ही रहे होंगे। ये हमारा 6वां सीरीज है। अब देखिए, ये एग्जैक्ट जो है जो पेपर है ये एग्जैक्ट एसएससी के द्वारा पूछा गया है। और देखिए कितने सारे क्वेश्चंस, जैसे आप फंडामेंटल ड्यूटी मतलब मूल कर्तव्य वाला क्वेश्चन देख रहे होंगे, लगातार पूछा गया है। तो पीवाईक्यू देखने से ये ज़्यादा पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई यहाँ पे करते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला की वह शैली है जिसे उत्तरी भारत में व्यापक रूप से पसंद किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपसे कोई उत्तर भारत के बारे में पूछे कि उत्तर भारत में यहाँ पे कौन सा स्टाइल चलता है मंदिर का। ठीक है। नॉर्थ इंडिया में अगर आपसे पूछे तो नॉर्थ इंडिया में वो नागरा स्टाइल चलता है। ठीक है। नागरा स्टाइल चलता है। और साउथ इंडिया में अगर आपसे कोई पूछे, मतलब दक्षिणी भारत में पूछे अगर आपसे, तो वहाँ पे द्रविड़ स्टाइल चलता है। द्रविड़ स्टाइल का मंदिर वहाँ पे चलता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है उत्तरी भारत में, तो उत्तरी भारत में पूछा इस वजह से यहाँ पे नागरा स्टाइल एकदम सही हो जाएगा। कुछ और भी बातें मैं आपको बता दूँ, जो नागरा स्टाइल होता है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नागरा स्टाइल के मंदिर में आपको शिखर देखने को मिलेगा। शिखर मतलब आप समझते हैं, कोई मंदिर जब बनता है तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट होता है इसको शिखर बोलते हैं। आपको इसमें मंडपा भी देखने को मिलेगा। मंडप। ठीक है। मंडप आप देखेंगे इस तरीके से छोटा छोटा मंडप बगल में बनाया जाता है, उसको मंडप बोलते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे गर्भगृह होता है। गर्भगृह मतलब वो स्थान जहाँ पे जो देवी देवताओं का मूर्ति रखा जाता है उसको गर्भगृह बोलते हैं। ये 2-3 विशेषताएं होती हैं जो कि नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल में देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से मंदिर हैं जो नागरा स्टाइल में आते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक है, आप देखेंगे कंदरिया महादेव टेम्पल। ठीक है। कंदरिया महादेव टेम्पल ये कहाँ पे है? कंदरिया महादेव टेम्पल कोई बताएगा? कंदरिया महादेव टेम्पल जो है ये खजुराहो में है। खजुराहो कहाँ पे पड़ता है? खजुराहो जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। इसको कौन बनवाया था? इसको बनवाए थे धंगा देव। इसको बनवाने का श्रेय जाता है धंगा देव। ठीक है। और धंगा देव जो थे वो एक चंदेला रूलर थे। ठीक है। चंदेला रूलर। तो कंदरिया महादेव टेम्पल जो खजुराहो में है ये नागरा स्टाइल का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और भी कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप लेंगे जो सन टेम्पल, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब जिसको सूर्य मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है। ये कहाँ पे है? ये कोणार्क में है। कोणार्क कहाँ पे है? कोणार्क यहाँ पे उड़ीसा में है। ठीक है। इसको बनवाने का श्रेय किसको जाता है? इसको बनवाने का श्रेय राजा नरसिंह वर्मन को जाता है। ठीक है। राजा नरसिंह देव फर्स्ट को जाता है। ठीक है। और नरसिंह देव किस डायनेस्टी से संबंधित थे? तो ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से संबंधित है। डायनेस्टी का मतलब वंश। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से संबंधित थे। तो कोणार्क टेम्पल भी यहाँ पे नागरा स्टाइल के लिए बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे माना जाता है। ठीक है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक है जगदीश टेम्पल। जगदीश टेम्पल आपसे पूछे, ये भी जो है नागरा स्टाइल का एग्जाम्पल है। और ये कहाँ पे है? ये उदयपुर में है। ठीक है। उदयपुर राजस्थान में है जगदीश टेम्पल। इसको कौन बनवाया था? तो जगदीश का नाम ही है, जगत सिंह ने इसको बनवाया था। ठीक है। जगत सिंह ने इसको बनवाया था। तो ये सब नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल से संबंधित है। ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा द्रविड़ स्टाइल की। द्रविड़ स्टाइल, जैसे मैं पहले ही बता दिया आपको कि ये साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। जितने भी साउथ के मंदिर हैं वो आपको द्रविड़ स्टाइल में देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बृहदेश्वरा टेम्पल। ये मैं आपको पहले भी बताया हूँ, बृहदेश्वरा टेम्पल। बृहदेश्वरा टेम्पल जो है ये कहाँ पे है? ये तंजावुर में है। तंजावुर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और इसको कौन बनवाया था? तो इसको राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया था। राजेंद्र फर्स्ट किस वंश से संबंधित है? तो चोल वंश से संबंधित है। ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे और भी एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, तो जैसे मीनाक्षी अम्मान टेम्पल। मीनाक्षी अम्मान टेम्पल जो है ये भी द्रविड़ स्टाइल का यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल है। मीनाक्षी अम्मान टेम्पल जो है इसको पांड्या रूलर कुलशेखरा ने बनवाया था। ठीक है। पांड्या रूलर कुलशेखरा ने इसको बनवाया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है। ऐसे आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर विरूपाक्षा टेम्पल। विरूपाक्षा टेम्पल। विरूपाक्षा टेम्पल जो है ये कहाँ पे है? तो ये हम्पी में है। और हम्पी कहाँ पे है? तो हम्पी कर्नाटक में। ठीक है। इसको कौन बनवाया था? इसको बनवाया था लक्कन दंदेशा। ठीक है। आपको याद रखना है लक्कन दंदेशा। इनका नाम आपने सुना नहीं होगा। लक्कन दंदेशा जो है ये जो देवराय फर्स्ट थे, विजयनगर एम्पायर के जो देवराय फर्स्ट थे,
उनकी शासनकाल में ये कमांडर थे, मतलब आर्मी में थे। ठीक है, तो बृहदेश्वरा टेम्पल तंजावुर में राजेंद्र फर्स्ट चोला अम्पायर थे जो कि। मीनाक्षी अम्बान टेम्पल किस कौन बनवाया था? मीनाक्षी अम्बान टेम्पल भी यहाँ पे कुलशेखरा ने बनाया था। और विरूपाक्ष टेम्पल जो कि हम्पी कर्नाटक में है, इसको लक्कन दंदेवा ने बनाया था। तंजावुर तमिलनाडु में है, मैंने पहले ही बताया होगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल एंड द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल के बारे में आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है? तो हिमालय पर्वत की बात करते हैं अगर हम, तो देखिए मैं जो बहुत अच्छा तो मैं बना नहीं पाता हूँ। ठीक है, ये अब देखेंगे ये हिमालय है अपना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हिमालय। हिमालय में बहुत सारे पर्वत आते हैं, जैसे आप जानते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ना, नंदा देवी, नंगा देवी, यहाँ पे नमचा बरवा, कंचनजंगा, ये सारे पर्वत हिमालय के पार्ट होते हैं। और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा कामेत। कामेत जो है ये अगर आपको पूछे कहाँ पे है, तो कामेत जो है ये हिमालय का भाग है, ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। कामेत कहाँ पे है? उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे धूपगढ़ है। धूपगढ़ किसका भाग है? तो धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा रेंज का भाग है। अगर आपसे पूछे कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो धूपगढ़ है। ठीक है, ऐसे कलसूबाई की बात करें अगर हम, कलसूबाई कहाँ पे है? कलसूबाई जो है वो राजस्थान की सबसे हाईएस्ट चोटी है। राजस्थान की सबसे हाईएस्ट चोटी कलसूबाई है। ठीक है, तारामाती कहाँ पे है, ये आपको कमेंट में बताना है कि तारामाती कहाँ पे है। ठीक है, तो धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा की सबसे हाईएस्ट चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात, मतलब सेक्स रेशियो की बात कर रहा है ये। सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, उसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। तो भारत का जो लिंगानुपात था 2011 के अनुसार वो था 943 था। अगर आपसे पूछे कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का था, तो वो था केरला का। केरल का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात था। लगभग यहाँ पे आप देखेंगे तो 1000 महिलाओं पे 1084, यहाँ पे 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं थी। सबसे कम अगर आपसे पूछे किस राज्य का था, तो यहाँ पे हरियाणा राज्य का सबसे कम लिंगानुपात था। ठीक है, और हरियाणा में मैं बात करूँ, इसी वजह से हरियाणा से यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी चलाई गई थी। ठीक है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ से चालू किया गया था? हरियाणा से चालू किया गया था, सेक्स रेशियो को बढ़ाने के लिए हरियाणा में। ठीक है, और मैं आपको बात करूँ जनगणना के बारे में, तो जो जनगणना थी, ये जनगणना जो है ये भारत की 15वें नंबर की जनगणना थी। ठीक है, इसका अगर बात करें क्या यहाँ पे आवर सेंसस, आवर फ्यूचर आवर सेंसस, इस तरीके से यहाँ पे इसका वाक्य था। ठीक है, 15वें नंबर का थी। बात करें सबसे पहली जनगणना जो होती है भारत में, वो 1872 में हुई थी। और किसके समय में हुई? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछें कि सही सही भारत में, मतलब ये तो हुआ था 1872 में, लेकिन मतलब यहाँ से हर बात चालू नहीं हुआ था। तो 1881 में भारत में सही से जनगणना चालू हुई थी, और ये लॉर्ड रिपन का टाइम था। तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे यहाँ पे सबसे पहले भारत में जनगणना चालू हुई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो एस अब्दुल नज़ीर थे, इनको फरवरी 2023 में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो इस टॉपिक से हमको पता चलता है कि सीएम मतलब मुख्यमंत्री और राज्यपाल मतलब गवर्नर से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब्दुल नज़ीर को यहाँ पे आंध्र प्रदेश का यहाँ पे राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, राज्यपाल के बारे में गवर्नर, राज्यपाल का मतलब क्या है? गवर्नर है। ठीक है, गवर्नर की बात करें अगर हम, तो भारतीय संविधान के 153 से लेकर 167 अनुच्छेद तक यहाँ पे गवर्नर के बारे में प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 153 बोलता है, अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि हर एक राज्य में यहाँ पे एक गवर्नर यहाँ पे होगा, 153 बोलता है। ठीक है, गवर्नर बनने की जो न्यूनतम आयु है वो 35 साल होती है, 35 साल होती है। और गवर्नर का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 161 होता है, जिसके तहत वो जो भी पनिशमेंट मिलता है उसको यहाँ पे क्या कर सकता है? कम्यूट कर सकता है, रेमिट कर सकता है, मतलब कुल मिला के सजा को कम करने का यहाँ पे इसके पास अधिकार होता है, वो अनुच्छेद 161 में दिया गया है। तो ये तो बात होगी गवर्नर के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, अगर बात करें कि केरला, केरला में भी कौन गवर्नर है, तो केरला में अभी जो गवर्नर है उनका नाम है राजेंद्र अरलेकर। ठीक है, राजेंद्र अरलेकर, आपको याद रखना है, ये मैं अभी एकदम आपको अपडेटेड बता रहा हूँ, अरलेकर। ठीक है, गोवा में कौन है? यहाँ पे गोवा में है श्रीधरन पिल्लई। यहाँ पे श्रीधरन पिल्लई जो है वो गोवा के अभी क्या है? गवर्नर है। आंध्र प्रदेश में तो अभी अब्दुल नज़ीर ही चल रहा है। महाराष्ट्र में कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो है वो
महाराष्ट्र में अभी क्या है, गवर्नर है। केरल में अगर बात करें सीएम मतलब मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनाराई विजयन। मैं थोड़ा साथ में लिख दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। गोवा में कौन है, गोवा में प्रमोद सावंत हैं इसमें, प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन है, तो चंद्रबाबू नायडू यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश में। और महाराष्ट्र में कौन है, तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे मुख्यमंत्री इस समय। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको सारे स्टेट के जो भी यहाँ पे दिए गए थे उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल मैं आपको बता दिया, और राज्यपाल से संबंधित बातें भी थोड़ा बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 13वीं शताब्दी का वह प्रसिद्ध वेनिशियन यात्री कौन था जिसने केरल की यात्रा की थी। ठीक है। सबसे पहले वेनिशियन का मतलब यहाँ पे है वेनिस, तो वो कहाँ का था, वो वेनिस का था, और केरल की यात्रा की थी तो उसका नाम क्या था यहाँ पे, उसका नाम था मार्को पोलो। उसका नाम था मार्को पोलो। मार्को पोलो किसके शासनकाल के दौरान भारत यात्रा किया था, आपको बताना है। तो ये काकतीय वंश, जो काकतीय वंश था, काकतीय वंश में यहाँ पे एक शासिका थी जिनका नाम था रुद्रमा देवी। क्या नाम था, रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी के शासनकाल में ये भारत में यात्रा किए थे केरल में। ठीक है। अब्दुल रज्जाक के बारे में बताता हूँ। जो अब्दुल रज्जाक थे ये कहाँ के थे, अब्दुल रज्जाक पर्सिया के थे, फारस के थे अब्दुल रज्जाक। और अब्दुल रज्जाक यहाँ पे देवराय सेकंड के टाइम पे आए थे भारत, देवराय सेकंड के टाइम। देवराज सेकंड यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। विजयनगर साम्राज्य के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। ऐसे ही आपको यहाँ पे मार्को पोलो हो गए, अब्दुल रज्जाक हो गए। निकोलो कोंटी के बारे में बता देता हूँ। निकोलो कोंटी जो है ये कहाँ के थे, ये इटली के थे। और ये भारत में किसके शासनकाल में आए थे निकोलो कोंटी, तो ये देवराय फर्स्ट के टाइम पे आए थे। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देवराज फर्स्ट के टाइम पे निकोलो कोंटी आए थे, और देवराज सेकंड के टाइम पे कौन आए थे, तो वो अब्दुल रज्जाक आए थे। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि बार्थेमा जो थे ये किसके शासनकाल में आए थे, तो बार्थेमा जो है वो तुलुवा डायनेस्टी में कृष्णदेव राय के समय में आए थे। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के समय में बार्थेमा आए थे। और बार्थेमा बार्थेमा भी कहाँ के थे, इटली के थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मार्को पोलो जो है ये वेनिस के थे। ठीक है। और इन्होंने केरल की यात्रा की थी किसके समय में, काकतीय वंश के दौरान रुद्रमा देवी के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक जो है ये पर्सिया के, फारस के थे। और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के देवराय सेकंड जो थे उनके शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे। निकोलो कोंटी जो है वो देवराय फर्स्ट के शासनकाल में यहाँ पे भारत की यात्रा किए थे, और ये कहाँ के थे, इटली के थे। ऐसे ही बार्थेमा जो है ये भी यहाँ पे कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत में यात्रा किए थे, और ये भी कहाँ के थे, इटली के थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पंडित अरविंद दत्ते निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। तो पंडित अरविंद दत्ते जो हैं वो मेवाती घराने से संबंधित है। मेवाती घराने का संबंध किस राज्य से है, मेवाती घराने का संबंध राजस्थान से। कहाँ से है, राजस्थान से। ठीक है। और मेवाती घराने से एक पर्सन का नाम और आपको याद रखना चाहिए, उनका नाम है पंडित जसराज। पंडित जसराज अगर आपसे पूछा जाए किस घराने से संबंधित थे, तो वो मेवाती घराने से संबंधित है। बात करते हैं इंदौर घराने की। इंदौर घराने की स्थापना कौन किया था, आमिर खान ने किया था। आमिर खान ने जो इंदौर घराना था उसकी स्थापना किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि और यहाँ पे बताइए, तो अमरनाथ, अमरनाथ हैं ये भी इंदौर घराने से संबंधित थे। और शंकर लाल, ठीक है, शंकर लाल ये भी किससे संबंधित थे, तो ये भी यहाँ पे इंदौर घराने से संबंधित थे। आपसे पूछा जाए आगरा घराने के बारे में। आगरा घराना जो है यहाँ पे इसमें जो थे विलायत खान, आपको याद रखना है, विलायत खान इसके एक महत्वपूर्ण प्रोपोनेंट थे। उसके बाद लताफत खान, लताफत खान भी यहाँ पे आगरा घराने से संबंधित थे। और एक फैयाज खान भी संबंधित थे, फैयाज खान। ठीक है। बनारस घराने की बात करते हैं। बनारस घराने में आपको एक पर्सन का नाम याद रखना है, जानकी प्रसाद। जानकी प्रसाद का नाम आपको याद रखना है बनारस घराने से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के साथ लक्ष्यों से संबंधित नहीं है। तो देखिए अगर मैं आप देख रहे होंगे पांचों सीरीज आपने देखा होगा, छठवां भी आप देख रहे हैं, तो मौलिक कर्तव्य से कंटिन्यूअसली हर एक सीरीज में क्वेश्चन पूछा गया, और मैंने आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में सब में आपको बताया भी है। तो जब आप मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं था। इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इसको यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा भारत जोड़ा गया था, मतलब भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है। दूसरी बात, जब जोड़ा गया था तो इसकी संख्या केवल 10 थी। ठीक है। इसको किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था, इसको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। मैं आपको बता चुका, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को।
मूल कर्तव्य जब जोड़ा गया तो किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो 51 क या 51 ए भी बोलते हैं, ये अनुच्छेद भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, और बात करें अगर हम, तो जो 11वां, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए, इस समय टोटल 11 मूल कर्तव्य है, तो जो 11वां मूल कर्तव्य था वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो वो जो है 46वां संविधान, सॉरी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के संबंध में यहाँ पे 11वां मूल कर्तव्य यहाँ पे है। तो ये मूल कर्तव्य के बारे में पूरी बातें हैं। आप 11 पढ़ेंगे तो देखेंगे संरक्षित करना यहाँ पे है, बात ये भी की गई है, रिस्पेक्ट करना भी है, संजोना मतलब चेरिश करना भी है, लेकिन साहस नहीं है, इसका आंसर यहाँ पे सी होगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे मौलिक कर्तव्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कलामंडलम कृष्ण नायर हैं, ये भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में एक जानी मानी हस्ती थे? तो ये कथकली से संबंधित है। कथकली यहाँ पे केरल से संबंधित है। कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम किससे संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें बिरजू महाराज, ये किससे संबंधित है? सॉरी, अभी यहाँ कहाँ गया, मैं मोहिनीअट्टम की बात करता हूँ। मोहिनीअट्टम जो है ये भी केरल से संबंधित है। ठीक है, और कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। और यहाँ पे गवर्नर कौन थे? अब्दुल नजीर थे। ठीक है, इस वक्त इस तरह से हमको यहाँ पे रिकॉल करना पड़ेगा, तब चीज़ें याद होंगी। डैश भारतीय लोक और आदिवासी नृत्य के साथ संयुक्त करके भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाकर मिश्रित कला बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। मतलब क्या कह रहा है कि जो भारतीय लोक नृत्य था और आदिवासी नृत्य था, दोनों को मिला करके यहाँ पे भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाकर मिश्रित कला बनाने के लिए प्रसिद्ध कौन थे? तो इनका नाम था उदय शंकर। उदय शंकर इनका नाम था। ठीक है, केलुचरण महापात्रा किससे संबंधित है? तो ये उड़ीसी से संबंधित है। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य जो था उससे संबंधित है। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, बिरजू महाराज जो थे ये कथक से संबंधित है। ठीक है, और गुरु विपिन सिंह जो थे ये मणिपुरी से संबंधित है। मणिपुरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 की जो जनगणना थी, इसके लिए भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये मैं आपको कई पहले बता चुका हूँ कि ये कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी। इस जनगणना के तहत कुछ इंपॉर्टेंट बातें। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन था क्षेत्रफल के आधार पे? तो राजस्थान था इस जनगणना के हिसाब से। सबसे छोटा राज्य कौन सा था? तो वो कौन सा छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य कौन सा था? तो वो आपको बताना है। ठीक है, अगर जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में था। इस तरीके से आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो हेल्थ वाला था, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर कौन था? तो वो केरल था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ थी? तो वो भी केरल में थी। ठीक है, सबसे कम साक्षरता कहाँ पे थी? तो बिहार में सबसे कम साक्षरता थी। ये 2011 जनगणना के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि हर्षवर्धन जो थे, राजश्री की बहन का विवाह कान्यकुब्ज के मौखरी वंश के राजा किसके साथ हुई थी? ठीक है, तो हर्षवर्धन राजश्री की बहन का विवाह, कान्यकुब्ज का मतलब एक्चुअली में यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कान्यकुब्ज का मतलब यहाँ पे कन्नौज से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? कन्नौज से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि जो मौखरी वंश था इसकी राजधानी कहाँ पे थी? मौखरी वंश की राजधानी कन्नौज में ही थी। ठीक है, तो इसका आंसर है गृह बर्मन। गृह बर्मन के साथ यहाँ पे राजश्री का विवाह हुआ था। ठीक है, ईशान बर्मन की बात करें तो जो मौखरी वंश था स्वतंत्र, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र स्वतंत्र मौखरी वंश का प्रथम राजा कौन था? तो वो ईशान बर्मन था। ठीक है, शशांक की बात करें, शशांक किससे संबंधित था आपको बताना है। और देवगुप्त, यहाँ पे देवगुप्त जो था ये मालवा में राजा करता था। मालवा में यहाँ पे राज्य करता था। ठीक है, और शशांक जो था ये गौड़ राजवंश से संबंधित था। गौड़ वंश से संबंधित कौन था? तो वो शशांक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब खमीर शर्करा को किण्वित करता है तो ब्रेड में खमीरीकरण प्रभाव, मतलब लिवेनिंग इफेक्ट का मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? देखिए, खमीरीकरण प्रभाव का मतलब कुछ नहीं है। जैसे हमने किसी चीज़ को पका कर उसको ऊपर उठाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल केक है। केक आप जानते हो वो फूला हुआ होता है। तो फुलाने के लिए यहाँ पे किस चीज़ का प्रभाव करते हैं? तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं खमीरीकरण प्रभाव। ठीक है,
ऑक्सीजन की खोज कौन किया था? तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किया था। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज किया था। ठीक है। हीलियम हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 2 यहाँ पे होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। ठीक है। प्रिस्टले और एक नाम और है ऑक्सीजन में, सीले। प्रिस्टले और सीले ने मिलकर के यहाँ पे ऑक्सीजन की खोज यहाँ पे की थी। ठीक है। और हीलियम जो है, हीलियम गुब्बारों में भी भरा जाता है, मतलब बैलून्स में भरा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। ड्राई आइस मतलब शुष्क बर्फ के रूप में जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे कि 2023 में किस टीम ने महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जीती थी? तो वो था भारत। भारत जीता है। जापान की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जापान में कई सारे द्वीप से मिलकर के जापान बना है। कौन कौन सा द्वीप है वो? होकाइडो, जो पढ़ा होगा उसको याद हो जाएगा। होकाइडो द्वीप है, होन्शु द्वीप है, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु और ryukyu। ryukyu ये सारे द्वीप यहाँ पे कहाँ पे हैं? तो ये जापान में है। ठीक है। और जापान की सबसे बड़ी लेक जो है, मतलब झील है, वो है बीवा झील। बीवा झील जो है वो जापान की सबसे बड़ी झील है। जापान की राजधानी अगर आपसे कोई पूछे तो टोक्यो है। टोक्यो जापान की राजधानी है। और मुद्रा कौन सी चलती है? तो मुद्रा यहाँ पे येन चलती है। येन यहाँ की मुद्रा है। ठीक है। मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। कुआलालंपुर यहाँ पे इसकी राजधानी है। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल होती है। और मुद्रा जो होती है वो वॉन होती है। सियोल और वॉन इसकी मुद्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। 10 अक्टूबर 2023 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा के बारे में आपको बता देता हूँ कुछ फैक्ट्स यहाँ पे। राज्यसभा जो है ये अनुच्छेद 80 से संबंधित होता है। ठीक है। अनुच्छेद 80 बोलता है कि यहाँ पे एक राज्यसभा होगा। राज्यसभा जो है इसको अपर हाउस भी बोलते हैं। अपर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है। उच्च सदन बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है। और जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो एक्चुअली में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होता है। मतलब भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट ही क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ठीक है। इसको अपर हाउस भी बोलते हैं, या इसी का एक नाम होता है काउंसिल ऑफ स्टेट भी होता है। काउंसिल ऑफ स्टेट भी इसी को बोलते हैं, राज्यसभा को ही बोलते हैं। ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम जो आयु होनी चाहिए वो 30 साल होनी चाहिए। 30 साल यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये राज्यसभा के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आप लोकसभा के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो ये इसका आंसर है जगदीप धनखड़। अभी भी अगर हम देखें जगदीप धनखड़ कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो इसी वजह से राज्यसभा के पदेन सभापति भी कौन हुए? वो हुए जगदीप धनखड़। पीयूष गोयल इस कौन है इस समय? पीयूष गोयल जो है वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं इस समय। वाणिज्य और उद्योग मंत्री। ठीक है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर अगर आपसे पूछा जाए कौन है तो पीयूष गोयल है। वीरेंद्र कुमार कौन है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर यहाँ पे देख रहे हैं। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है? एम्पावरमेंट मिनिस्टर अगर आपसे पूछा जाए तो वो है वीरेंद्र कुमार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो हम जानते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब गोल मेज सम्मेलन कितने हुए थे? तो टोटल 3 हुए थे। आप जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, अगर हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो जो फर्स्ट गोल मेज सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, मतलब गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। तो दूसरे वाले में जो लॉर्ड इरविन थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने गांधी जी से समझौता किया था ताकि वो दूसरे गोल मेज सम्मेलन जब हो तो उसमें वो चलें, और इसी को हम बोलते हैं इरविन गांधी समझौता। ठीक है। इरविन गांधी समझौता इसी को बोलते हैं, इरविन गांधी समझौता। ठीक है। ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो किसके किसके बीच में हुआ? लॉर्ड इरविन के साथ, महात्मा गांधी के साथ हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे बी आर अम्बेडकर की। बी आर अम्बेडकर की एक बुक आपको याद रखना है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कास्ट। अगर आप एक चीज़ आप और आप क्या रखना है, मूक नायक जो न्यूज़पेपर था वो किसका था? मूक नायक जो समाचार पत्र था वो भी बी आर अम्बेडकर से संबंधित था। ठीक है। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की थोड़ी सी। सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी।
ये याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि हीलियम गैस को किसके द्वारा द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका आंसर ये है लंदन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डीप जाकर के पूछा है, तो इसलिए क्वेश्चन मुझे नहीं लगता पूछेगा, बट अगर आ गया है तो ये सबके लिए डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन हालांकि आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है तो, ये क्योंकि तीनों नहीं होंगे तो ए ही होगा, कैसे नहीं होगा वो तो एक अलग यहाँ पे कंटेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहुल। सरहुल आदिवासियों का कृषि से संबंधित एक त्यौहार है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो सरहुल जो है वो झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, बात करें अगर हम सिक्किम की, तो सिक्किम में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। सिक्किम में आप देखेंगे तो लोसुंग फेस्टिवल है, लोसुंग फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। सागा दावा फेस्टिवल भी सिक्किम में मनाया जाता है, सागा दावा। ठीक है, उसके बाद फ्लावर फेस्टिवल अगर आप देखेंगे, फ्लावर, तो ये भी यहाँ पे सिक्किम में मनाया जाता है। पंग लहापशोल भी यहीं पे मनाया जाता है, पंग लहापशोल। ये सारे फेस्टिवल किसके हैं, सिक्किम के। ठीक है, बात करते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड का एक फेस्टिवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम होता है फूल देई। फूल देई फेस्टिवल किसका है, उत्तराखंड का है। ठीक है, गुजरात की बात करें अगर हम, तो गुजरात में आपको एक ही याद रखना है, गुजरात के अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल मनाया जाता है। काइट फेस्टिवल कहाँ से संबंधित है, तो गुजरात के अहमदाबाद से संबंधित है। झारखंड में सरहुल फेस्टिवल हो ही गया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रणाली में राजस्व एकत्र करके कंपनी को भुगतान करने का प्रभार अधिकार के स्थान पे ग्राम प्रधान को दिया जाता था। तो सीधी सी बात है, महालवाड़ी में देखें अगर हम, तो महालवाड़ी में जो गांव का मुखिया होता था उसको यहाँ पे हम जमींदारी, जो राजस्व एकत्र करने का अधिकार होता था उसको दे दिया गया था। ठीक है, तो महालवाड़ी सिस्टम यहाँ पे इसका सही आंसर है। जमींदारी की पहले बात कर लेते हैं। जमींदारी जो है ये, इसको कौन लेके आया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको लेके आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के द्वारा, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 के द्वारा यहाँ पे लेके आया गया था जमींदारी व्यवस्था को। ठीक है, बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत मतलब होता है किसान, रैयत मतलब फार्मर। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था यहाँ पे, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, रैयतवाड़ी में क्या था, तो जो जमीन होता था उसका मालिक किसानों को मान लिया जाता था। जमीन का मालिक किसको माना जाता था, किसान को। और किसान यहाँ पे सीधे जो राजस्व होता था उसका भुगतान यहाँ पे हम किसान सीधे करता था किसको, जो भी वायसराय या जो भी थे उनको डायरेक्ट यहाँ पे राजस्व का भुगतान यहाँ पे करता था किसान सीधे। इसको बोलते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम। इक्तादारी सिस्टम तो ये मुगलों से संबंधित था, सॉरी ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित, दिल्ली सल्तनत से संबंधित था, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, और महालवाड़ी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होती है तो वो नदी निम्नलिखित में से कौन सा भूदृश्य बनाने में सक्षम होती है। तो मध्य मार्ग में होती है तो वो एक मेंढर का निर्माण करती है, विसर्प का निर्माण करती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, विसर्प का निर्माण जो है वो जो जो यहाँ पे अ, हिमालयी नदियों को छोड़ करके जो साउथ इंडियन हिमालयी नदियाँ जो होती हैं वो क्या बनाती हैं, हिमालयी नदियाँ जो है वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि अगर हम देखें जो नदियाँ पेनिनसुलर रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स जो होती हैं, क्योंकि ये धीरे चलती हैं है ना, ये एक विसर्प का निर्माण करती हैं। हिमालयी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, और पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर मतलब जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो जो है वो एक विसर्प का निर्माण करती हैं, मेंढर का निर्माण करती हैं। ठीक है, कह रहा है कि किस तमिल सुपरस्टार ने 2 फरवरी 2024 को पिरप्पोक्कुम उल्ला उरईकुम जन्म के सभी समान है, इसका मतलब है के नारे के साथ तमिलनाडु और पुदुचेरी तमिलागा वेट्री कग्जम राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी। तो काफ़ी बड़ा नाम है, डिफिकल्ट है, तो इसको यहाँ पे विजय नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर जो है किस राज्य की को लागू हुआ, इस नहर से किस राज्य को लागू हुआ था, तो राज्य वो है वो राजस्थान है। इंदिरा गांधी नहर जो है वो लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया है, सबसे लंबी नहर है। ठीक है, और ये सतलज और ब्यास नदी पे है, सतलज और ब्यास नदी पर है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है, हरिके बैराज से निकलती है, कहाँ से, पंजाब से। ठीक है, हरिके नामक स्थान पंजाब से ये निकलती है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तेरा लाइसोसोम जो है इसके भीतरी पाचन एंजाइम द्वारा किसके द्वारा, कौन सा एंजाइम के द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये ए है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी रफ वाला ना, एक रफ होता है और एक सॉफ्ट होता है, तो इसके द्वारा ये बनाया जाता है। बात करते हैं गोल्जी ऑपरेटस की। गोल्जी ऑपरेटस जो होता है
ये जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो होते हैं, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, इनकी पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग का काम करता है कौन? गोल्जी ऑपरेटस। ठीक है। बात करें अगर हम, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, एनर्जी हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, ये एनर्जी जनरेट करता है, ये एनर्जी जनरेट करता है एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी का जनरेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। 1982 में फुटबॉल के नेहरू कप प्रतियोगिता के उद्घाटन वर्ष में कौन सी टीम पहले संस्करण की विजेता बनकर उभरी थी? इसका आंसर है उरुग्वे। उरुग्वे यहाँ पे इसका सही आंसर है। ठीक है। घाना की राजधानी होती है अकरा और मुद्रा होती है सेडी। घाना, अकरा, सेडी आपको याद रखना है। ठीक है। पोलैंड की राजधानी होती है, पोलैंड की राजधानी वार्सा और मुद्रा जो होती है वो जिलोटी होती है, जिलोटी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे, आप गिब्सन, मैंने कई बार बताया है, जो गिब्सन डेजर्ट है, ये यहाँ पे गिब्सन मरुस्थल, शिम्पसन डेजर्ट यहीं पे है, शिम्पसन डेजर्ट भी यहीं पे है, डिसअपॉइंटमेंट लेक भी यहीं पे है, डिसअपॉइंटमेंट लेक अगर आपसे पूछा जाए तो यहीं पे है। ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में हो गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर आपसे कोई पूछे तो कैनबरा इसकी राजधानी होती है। और यहाँ पे कई सारी बातें वैसे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अभी इतनी ही बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो माई कंट्री माई लाइफ जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी की यहाँ पे आत्मकथा है। आरक्षी नकदी विधि क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आई थिंक कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि बैंक को किसके पास रखना पड़ता है? आरबीआई के पास रखना पड़ता है। और आरबीआई जो है इस पे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देती है, किसी प्रकार का ब्याज नहीं देती है। इसको बोलते हैं सीआरआर, मतलब कैश रिजर्व रेशियो। तो इसका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा कि जमा का प्रतिशत जो किसी बैंक को केंद्रीय बैंक के पास क्या करना पड़ता है, आरक्षित नकदी निधि के रूप में रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम सीआरआर, मतलब कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। तो ये थी चीज़ें। चलिए, आपको कैसा लगा आपको बताना है यहाँ पे कमेंट में, और वीडियो को हमारे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा यार अगर आपको अच्छा लगा हो तो। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर दिस वीडियो। फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा यार। थैंक यू।